28 दिसंबर 2018 को मंजर-ए-आम पर आने वाली एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, वजीर आला सिंध मुराद अली शाह के नाम सामने के आए एक तनाज़ा खड़ा हो गया। अब तो वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी भी एतराफ़ कर चुके हैं कि बिलावल और मुराद अली शाह का नाम ECL में डालने पर हुकूमत ने जल्दबाजी की है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने दोनों रहनुमाओं के नाम फिलहाल ECL से निकालने का हुक्म दे दिया। तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक बिलावल और मुराद अली शाह के खिलाफ अगर ठोस शवाहिद मिलते हैं तो वफाकी हुकूमत को नाम ECL में डालने का इख्तियार होगा। इस तमाम तर सूरत हाल के बाद वजीर आज़म इमरान खान ने ट्विटर पैगाम में ये सवाल उठाया है कि बाज़ अरकान असेंबली ECL से इतना खौफजदा क्यों है। इसके जवाब में बिलावल भुट्टो का कहना था कि वजीर आज़म नहीं जानते कि इंसानी हुकूक और नकलो हमल की आज़ादी क्या चीज़ है। इसी हवाले से हम सवाल करेंगे अपने पैनल से, और हमारा सवाल है बिलावल और मुराद अली शाह के नाम ECL से निकालने का सुप्रीम कोर्ट का हुक्म। वज़ीर आज़म इमरान खान अपने पैगाम में कहते हैं कि बाज़ अरकान असेंबली ECL से इतना खौफजदा क्यों है। बिलावल भुट्टो जवाबन कहते हैं कि वज़ीर आज़म नहीं जानते कि इंसानी हुकूक और नकलो हमल की आज़ादी क्या चीज़ है। वज़ीर आज़म और बिलावल में से किसका मौक़िफ़ आपको दुरुस्त लगता है, वज़ीर आज़म इमरान खान या फिर बिलावल भुट्टो का? सबसे पहले हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब आपकी तरफ आएंगे। हफीज़ साहब, वज़ीर आज़म इसको जो है वो हुब्बुल वतनी के साथ जोड़े हैं। अपने एक ज़िमनी ट्वीट में उन्होंने इस तरीके से कहा। दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो इंसानी हुकूक का एंगल इसको दे रहे हैं। आपको कौन सा दुरुस्त लग रहा है मौक़िफ़? देखिए जी, वज़ीर आज़म साहब बेवकूफ़ हैं, लेकिन इतने भी नहीं हैं कि हम उनको जो है ये समझें कि वो हर चीज़ बगैर कुछ सोचे समझे कर रहे हैं। ये जुल्फ़ी बुखारी पे तो बड़े तलमिलाए थे उस वक्त, इनको कि ये बात पता नहीं थी। ये जो असूल रहनुमा असूल आज उन्हें वज़ा करके दिया है, ये जुल्फ़ी की बुखारी के वक्त में अप्लाई कर देते। कितने तलमिलाए थे जुल्फ़ी बुखारी। उस बेचारे को तो पाकिस्तान में कारोबार नहीं है, उसको क्यों रोका है और किस तरह लेके गए कि निगरान हुकूमत है और सारे इदारे देखते के देखते रह गए। और जुल्फ़ी बुखारी गया इनके साथ उसी जहाज में, सिर्फ जहाज 1-2 घंटे लेट हुआ। ये लियाकत जतोई को तो उन्होंने 2 घंटे के नोटिस भेज दिया। बीबी ये क्राइसिस इनका कुछ और है। वो जो है ना कहती है कि क्या भट्टी साहब बताएंगे, मुझे कुछ मुहावरा आता नहीं है, कि नाना ले ले बरामदा। ये अब रोती है, इनका रोना कोई और है। मसला चल नहीं रहा, एवरीथिंग इज फॉलिंग अपार्ट। हर चीज है बिल्कुल एक पूरे मुल्क के अंदर एक सकूत का आलम है। एक बिल्कुल ऐसा है कि बिल्कुल एक आज अभी मैं किसी जगह पे थोड़ी शॉपिंग करने कहीं गया, तो वो बेचारे दुकानदार कहते हैं कि न्याई साहब 20% जो है काम रह गया है पिछले 3 महीने के अंदर। अब नीचे तो उतरे हो क्या रहा है, अब उसमें आप गालियां दे लें, ये कर लें, ये जो लफ्जी जंग कर लें। ठीक है, यानी इसमें आपको देखें ये सारी चीजें बजाय इसके कि इस मौके पे अपनी सारी तवज्जो एक तरफ लगाते, उनको अभी भी जहन में यही है कि यही काम करेंगे तो इसी के अंदर जो है ना शायद हमें आसूदगी हो। ठीक है, बिलावल का ऑप्शन आप ले रहे हैं। अरशाद भट्टी साहब, जब वजीर आज़म की आपके ख्याल में ECL के हवाले से तनकीद जायज़ है, जब खुद ही PTI के कुछ रहनुमा ECL से इस्तिस्ना लिए बैठे हैं? देखिए, सवाल जो बनाने वाले ने जब सवाल का एंड किया है तो वो कमाल कर दिया है। यानी अब इसको अजीब सा उसने एंड दिया है कि दोनों में से बताओ कि सच्चा कौन है और झूठा कौन है। मतलब दोनों में अब मौक़िफ़ किसका पहला जो सच्चा झूठा नहीं, सही कह रहे हैं, सवाल वही मौक़िफ़ अल्हम्दुलिल्लाह। अब मौक़िफ़ अगर कोई एक झूठा हो तो उसका मौक़िफ़ सच्चा हो सकता है, और अगर कोई सच्चा हो तो उसका मौक़िफ़ झूठा हो सकता है। यानी आप इस सवाल के पहले हिस्से पर भी सवाल बना सकते थे। है या झूठा वाली बात नहीं हो रही, एक मामला है ECL का, उसके ऊपर क्या मौक़िफ़ है? 2 लीडर्स हैं, उनका आपके ख्याल में एक वजीर आज़म है, एक पार्टी चेयरमैन है। दोनों का गलत है। दोनों में से कोई झूठा नहीं। अब देखिए सवाल, आप देखिए सवाल फिर मैं वही कह रहा हूँ कि कमाल उसने किया। इसको मेरी तरफ से 2 किलो बादाम पहुंचा दें, इस जिसने सवाल बनाया। ये इसको तरक्की करनी चाहिए इस मुल्क के लिए। तो अच्छा, अब दूसरी बात ये है कि ये अब इमरान खान मैं दोनों को कहूँगा, दोनों ठीक कह रहे हैं, दोनों ठीक कह रहे हैं। मजहर साहब को भी 1 किलो, दोनों ठीक कह रहे हैं। इमरान खान ठीक कह रहे हैं, जब किसी पर मुकदमा हो और जब ज़रूरत पड़े तो नाम ECL पे डालना चाहिए। हमारे बहुत सारे जहाँबाज जो 2-4 न्यायी साहब ने बताए हैं, जुल्फ़ी बुखारी, लियाकत जतोई साहब, जो जहाँबाज ECL की परवाह किए बगैर चले गए,
اور جو جہاں باز ایسے بھی ہیں جو ای سی ایل جو چلے گئے اور واپس ہی نہیں آئے، تو یہ دونوں معاملے ہیں. اب اس کو جمہوریت سے جوڑنا، پارلیمنٹ کو جوڑنا، انسانی حقوق سے جوڑنا، سویلین بالادستی کو جوڑنا، جب آپ پر کوئی کیس اور نام ڈالنا ہو تو اس لیے عمران خان ٹھیک ہے. بلاول بھٹو صاحب بھی ٹھیک ہے، سوری بلاول زرداری بھٹو، ہاں بلاول زرداری بھٹو صاحب بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں. کیونکہ اب اگر فار ایگزامپل کسی پہ ایسے خواہ مخواہ پولیٹیکل وکٹائمائزیشن کر کے یا ایسے ہی اس کی نقل و حرکت پر پابندی لگا دیں، ای سی ایل پہ ڈال دیں، تو یہ بھی قابل مذمت ہے اور قابل افسوس ہے. لیکن لہٰذا دونوں اپنی اپنی جگہ ٹھیک ہے اور یا دونوں اپنی اپنی جگہ غلط ہیں. ٹھیک ہے، دونوں کا آپشن آپ لے رہے ہیں، ٹھیک ہے یا غلط ہیں، یہ ہم ناظرین نے جو تبصرہ سنا ہے آپ کو اس سے خود ہی اخذ کر لیں گے. میمل، جو ضمنی ٹویٹ میں وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو سیاستدان محبت کرتے ہیں پاکستان سے ان کو تو ای سی ایل میں نام ہونے سے متعلق کچھ فرق نہیں پڑنا چاہیے، اسی قسم کی بات وہ کر رہے ہیں. تو حب الوطنی سے جوڑنا وزیر اعظم کی طرف سے آپ کے خیال میں درست ہے؟ اور پھر بلاول بھٹو کے موقف کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، میں اس میں میرے خیال میں بلاول بھٹو کا جو موقف ہے وہ قدراً درست ہے، کیونکہ ایکچولی ہماری کانسٹیٹیوشن میں جو آرٹیکل 15 ہے وہ فریڈم آف موومنٹ جو ہے، لفظ قدراً استعمال کیا نہیں مطلب کہ وہ ٹھیک ہے نا، مطلب خان صاحب تو بالکل ٹھیک نہیں ہے. بھٹی صاحب میں ابھی آ رہی تھی اس طرف، آپ نے مجھے پہلے ہی نسبتاً لفظ نسبتاً تھا، آپ نے قدراً بولا، میں اس پہ کہہ رہا ہوں. اچھا چلے جی، میری اردو اتنی اچھی نہیں ہے، تھوڑی کمزور ہے. تو خیر بلاول بھٹو صاحب کا موقف درست ہے، کیونکہ دیکھیے ایک تو ہمارے وہی جیسے میں نے ابھی پہلے کہا کہ آرٹیکل 15 جو ہے وہ فریڈم آف موومنٹ کی بات کرتا ہے، فنڈامنٹل رائٹ ہے یہ کسی کا بھی. انہوں نے ہیومن رائٹس کی بات کی، ٹھیک ہے. دیکھیے جی، جو اصل مسئلہ اس میں ابسا یہ ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ ای سی ایل جو ہے وہ مس یوز ہوتا ہے. یہ جو ایگزٹ فرام پاکستان آرڈیننس ہے، اس کے اندر کچھ امینڈمنٹس پروپوز کی تھی رضا ربانی صاحب نے پچھلے سال، اور انہوں نے کہا تھا کہ کیونکہ اس کے اندر دو ایشوز ہیں. ایک ایشو یہ ہے کہ کسی کو ای سی ایل پہ ڈال دیا جاتا ہے، اس کو بتایا بھی نہیں جاتا، یعنی یہ ضروری نہیں ہے، اگر وہ بتا دے تو ثواب دید ہے گورنمنٹ کی، لیکن ویسے بتاتے نہیں ہیں اور نہ ہی کوئی ریزن دیتے ہیں، بس ای سی ایل پہ ڈال دیتے ہیں، جس کا دل چاہے حکومت انہیں ڈال سکتی ہے. پھر یہ کہ اس میں حکومت کہتی ہے کہ یہ ہماری ڈیسیجن فائنل ہے اور یہ چیلنج بھی نہیں ہو سکتی ای سی ایل والی. اس میں بڑے بڑے ایسے کیسز جو کئی سالوں سے چل رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کیوں ہے. تو جو تک بلاول بھٹو کا اور مراد علی شاہ کی بات آتی ہے، دیکھیے بلاول بھٹو کو تو جے آئی ٹی نے پہلے بلایا، پھر کہا اچھا آپ ریٹرن ہی دے دے جواب، تو ان کے اوپر کوئی اس طرح کا شک بھی نہیں ہے کہ جی وہ ملک سے بھاگ جائیں گے تو کچھ ہو جائے گا. مراد علی شاہ بڑی ایک ہمارے لیے امبیرسمنٹ ہے کہ وہ سندھ کے چیف منسٹر ہیں، وہ ایک ایگزیکٹو ہیں، اتھارٹی ہیں اپنے صوبے کی، اور ان کو آپ نے ڈالا ہوا ہے ان کے اوپر، آپ یعنی کہ کیا وہ بھاگ جائیں گے اور پھر وہ واپس نہیں آئیں گے؟ ٹھیک ہے، ڈار صاحب کی ایگزامپل ہمارے بہت سارے ساتھی دیتے ہیں کہ جی وہ واپس نہیں آئے. لیکن بات یہ ہے کہ ایک بندے کی وجہ سے آپ پورے سسٹم کو اس طریقے سے خراب نہیں کر سکتے. میرے خیال میں جو امینڈمنٹ ہے، اس آرڈیننس میں امینڈمنٹ ہونے کی سخت ضرورت ہے. دوسری چیز ہے، عمران خان صاحب کیسے کہہ سکتے ہیں، ان کو کیا دلچسپی ہے کون باہر جانا چاہتا ہے کون نہیں. اور دیکھیے جانا ضروری نہیں ہوتا ملک سے باہر، یہ جو انہوں نے پیٹریٹزم کی بات کی ہے نا، یہ لیکن یہ حق رکھنا ضروری ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ بلاول کو اگر وہ آج نکال دیتے ہیں تو وہ آج ہی فلائٹ پکڑ کے باہر چلے جائیں گے، لیکن یہ ان کا حق ضرور ہے. تو اس لیے میرے خیال میں وزیر اعظم صاحب کو تھوڑا سا آئین بھی پڑھنا چاہیے، جی تھوڑا ان کو آئین بھی پڑھنا چاہیے، تھوڑا انہیں فنڈامنٹل ہیومن رائٹس کا بھی پتہ ہونا چاہیے، تھوڑا سا ان کو لا کا بھی پتہ ہونا چاہیے کہ شک کی بنیاد پہ آپ کسی کو روک نہیں سکتے. وزیر اعظم کا یہ ٹویٹر پر پیغام آیا، جبکہ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں بلاول اور مراد علی شاہ کا نام ای سی ایل سے نکالنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اسی سے متعلق مظہر عباس صاحب سے بات کریں گے. مظہر صاحب، وفاقی کابینہ نے یہ فیصلہ کرنا تھا تو پھر وزیر اعظم صاحب کو ٹویٹر پر ان خیالات کا اظہار کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ بلکہ وزیر اعظم صاحب کو چاہیے کہ اگر وہ واقعی یہ سمجھتے ہیں جو انہوں نے جس کا اظہار انہوں نے اپنے ٹویٹر پیغام میں کیا ہے، تو پھر وہ اپنا نام بھی ای سی ایل میں ڈال دیں، پرویز خٹک کا بھی ڈال دیں، علیم خان کا بھی ڈال دیں، تاکہ پھر یہ پتہ چلے کہ واقعی کوئی لوگ کسی کو بھی ای سی ایل سے نہیں ڈرنا چاہیے. دیکھیے میرا خیال ہے اس میں سب سے درست موقف جو ہے وہ شاہ محمود قریشی کا ہے، اور شاہ محمود قریشی نے جو بات کی ہے وہی اصل بات ہے کہ اتنی جلدی کیا تھی سب کا نام ای سی ایل میں ڈالنے کی. آپ انتظار کرتے ہیں، ابھی جے آئی ٹی کی رپورٹ سبمٹ ہوئی ہے، ابھی سپریم کورٹ میں چیز موجود ہے، سپریم کورٹ خود اس میٹر کو دیکھ رہی ہے. تو میرا خیال ہے کہ جو ہے وہ ان ہیسٹ جو چیز ہوئی ہے، اور اس وقت بھی یہ بات ہوئی تھی کہ اتنی جلدی میں 172 لوگوں کا اٹھا کے آپ نے نام ای سی ایل پہ ڈال دیا، جیسے کہ ان سب کے سب کو آپ نے فوری طور پہ گرفتار کرنا ہے اور 24 گھنٹے میں، اور ابھی تک
हमें नहीं नज़र आया कि उन 172 लोगों में से किसी एक को भी गिरफ्तार किया गया, और मां सिवाय इसके कि जो ऑलरेडी इन कस्टडी हैं। तो मेरा ख्याल है डिसीजन इन हेस्ट जो होता है वो अक्सर जो है, और फिर उसके बाद आपने इसको पूरा एक सियासी मसला बना दिया, पूरी जीआईटी को एक कंट्रोवर्शियल बना दिया। अच्छी खासी जीआईटी की रिपोर्ट, एक कॉम्पैक्ट रिपोर्ट सबमिट हुई है, उसको उस तरीके से चलने दें, उस पर पूरी सियासत हुई है। और फवाद चौधरी साहब तो मेरा ख्याल है अक़वाले फवाद चौधरी पर भी एक सवाल है, वो मुसलसल इस चीज़ को एजिटेट कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि इससे हट के कि ये बिलावल का मौक़िफ़ दुरुस्त है, मुझे तो शाह महमूद कुरैशी का मौक़िफ़ बिल्कुल दुरुस्त है। हाँ, बिलावल भुट्टो का नाम जीआईटी में है, मुराद अली शाह का नाम जीआईटी में, हालांकि आज बिलावल भुट्टो ने ये भी बात की है कि जी उस वक्त जब चीज़ें आई थी सामने तो ये कहा गया था कि जी इनका नाम जीआईटी से भी हटाया जाए, लेकिन जब ऑर्डर आया, रिटन ऑर्डर आया, तो उसमें ये बात नहीं थी। लेकिन अगर बिलावल भुट्टो का नाम किसी स्टेज पे आपको लगता है, मुराद अली शाह का नाम किसी स्टेज पे लगता है और स्पेसिफिक रिकमेंडेशन आती है, जरूर ईसीएल पे डालें। तो मेरे ख्याल में मुझे शाह महमूद कुरैशी का मौक़िफ़ जो है वो सबसे दुरुस्त लगता है कि इन हेस्ट डिसीजन किया गया है, जिसकी वजह से ये तनाज़ा खड़ा हो गया। हुकूमत ने जल्दबाजी की इस मामले के अंदर, जो शाह महमूद कुरैशी साहब कह रहे हैं। रीमा, अब जिस तरीके से इस मामले को हैंडल किया गया उसमें बहुत सवालात उठाए गए हैं, और अब ये बयानात का सिलसिला भी इसके ऊपर जारी रहा, जिसमें इजाफा हुआ है वज़ीर आज़म के इस बयान का। कैसे देख रही हैं इसको आप? जी, अब सब बहुत कम ऐसा होता है कि रिपोर्ट कार्ड में जो ऑप्शंस होती हैं इतना आसान हो एक ऑप्शन लेना। तो आज तो मेरे लिए बहुत ही आसान है ऑप्शन लेना। बिलावल भुट्टो मेरा ख्याल है 100% दुरुस्त है, और इमरान खान साहब की जो ट्वीट है वो 100% गलत है। इमरान खान साहब बहुत पॉपुलर हैं, वैसे उन्हें इस तरह की लाइक्स और रीट्वीट्स के लिए इस तरह की ट्वीट्स नहीं करनी चाहिए। जिन्होंने जो बात की है वो बिल्कुल सेंस नहीं बनाती पाकिस्तान की आइन की रोशनी में, पाकिस्तान के कवानीन की रोशनी में, और ख़ास तौर से इंसानी हुकूक की रोशनी में। अगर आप हमारी अदालतों की जो जिस तरह उन्होंने तशरीह की है आर्टिकल 15 की, जो आइन का फ्रीडम ऑफ मूवमेंट के ऊपर है, उन्होंने कहा है कि एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में नाम डालना उस राइट को इम्पीड करता है, इसीलिए इसका जो इस्तेमाल है वो बहुत एक्सेप्शनल सिचुएशंस में करना चाहिए और ड्यू प्रोसेस के बाद करना चाहिए। इसके अलावा जो मेरे लिए ज़्यादा तशवीशनाक बात है वो ये कि इमरान खान साहब की एक तारीख रही है कि वो इंसानी हुकूक को बिल्कुल ही कुछ समझते ही नहीं है। वो जब उनको मौका मिलता है वो कहते हैं इंसानी हुकूक तो वेस्टर्न लिबरल वैल्यूज़ है, जब उन्हें मौका मिले वो कहते हैं ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान और बाकी एनजीओ जो इंसानी हुकूक की आवाज़ उठाती हैं वो वेस्टर्न एजेंडा पे हैं। और अब हम देख रहे हैं कि उनकी पार्टी भी इस तरह की बातें कर रही है, इस तरह के इक़दाम उठा रही है जो इंसानी हुकूक की पामाली करते हैं। तो मेरा ख्याल है इसलिए उनका जो मौक़िफ़ है वो 100% गलत है, और बिलावल बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। बिल्कुल, आप बिलावल भुट्टो का ऑप्शन ले रही हैं। इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए, वो सच में फ्रीडम ऑफ मूवमेंट को इम्पीड करता है। ठीक, बाबर साहब आपके ऑप्शन लेंगे? जी, मैं रीमा की बात को ही आगे बढ़ाऊंगा। मैं हैरान हूं कि ये सवाल भी बनाया गया कि इसमें कोई कंफ्यूजन है कि किसका मौक़िफ़ ठीक है। देखिए, ईसीएल एक पेनल्टी है। आप किसी के ऊपर ये पेनल्टी उस वक्त इम्पोज करते हैं जब आपको लगे कि ये फ्लाइट रिस्क है, कोई क्रिमिनल केस हम चलाने वाले हैं, किसी को पनिश करने वाले हैं, वो भाग जाएगा इस मुल्क से। इसलिए यहाँ पे हमने एक चीफ मिनिस्टर का नाम उसमें डाल के रखा हुआ है, हमने एक मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हेड का जो पार्लियामेंट में बैठता है उसका नाम डाला हुआ है। हम अपना मजाक बना रहे हैं ये काम करके, अपने मुल्क का मजाक बना रहे हैं ये काम करके, पहली बात। दूसरी बात, उस हिपोक्रेसी को देखिए। इमरान खान साहब, न्याजी साहब ने कुछ बयान किया, आपके बच्चे बाहर रहते हैं मुल्क से, आप किस हुब्बुल वतनी का यहाँ पे दावा कर रहे हैं और किस तरह की हुब्बुल वतनी को आप प्रीच कर रहे हैं? आप मुल्क से बाहर जाने को बुरा कह रहे हैं। पहली स्पीच में इन्होंने कहा कि बाहर नहीं जाना चाहिए मुल्क से, मैं मुल्क के अंदर रह के काम करूंगा, और फिर इनका अपना कॉन्डक्ट देखिए। तीसरी बात ये इस वक्त गवर्नमेंट रन कर रहे हैं, इन्होंने ओथ उठाया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करने का, और उस ओथ का एक हिस्सा ये है कि ये एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट, इनके हाथ में बागदौड़ है स्टेट की, इनका काम है हर सिटीजन के फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट और डिफेंड करने का। और ये किस तरह की तशरीह कर रहे हैं आर्टिकल 15 की? ये क्या बाकियों सिटीजन्स के राइट्स को यहाँ पे डिफेंड करेंगे अगर इन्हें इस चीज की समझ ही नहीं है कि आपका एक फंडामेंटल राइट टू ट्रैवल है जो सल्व किया जाता है जब आपको ईसीएल के ऊपर डाल दिया जाता है। आप इस मुल्क की एग्जीक्यूटिव के हेड हैं, आप कैबिनेट को हेड करते हुए वो अप्रूवल्स देते हैं लोगों के नाम ईसीएल पे डालने की,
اور اس ٹویٹ سے ان کی انڈرسٹینڈنگ آف ECL اینڈ فنڈامنٹل رائٹس ہمارے سامنے آتی ہے. تو تکلیف دہ وزیر اعظم کے ٹویٹر پیغام کے نکات سے آپ اختلاف کرتے ہوئے بلاول بھٹو کے موقف کو درست سمجھتے ہیں. اس کے اوپر باور صاحب نے بھی بلاول بھٹو کا آپشن لیا ہے. اس معاملے پر ہمارے تمام تجزیہ کاروں کی رائے آپ نے جانی. آپ سب کا کے لیے بہت شکریہ.